रिश्तेदार यही तो है। हाँ बस। प्रिंसिपल सर की अध्यक्षता में हमारे मुख्य अतिथि को मंच की तरफ ले जाते हुए और उनके साथ मौजूद हैं उनके स्वागतम, अभिनंदन, अभिवादन। आज के इस कार्यक्रम की आपको बहुत बहुत बधाई। श्री बाबूराम जी को माला पहनाकर तो सर से गुजारिश करती हूँ कि वो बाबूराम सर को एक फूलों का गुलदस्ता देकर पूरे स्टाफ मेंबर्स, पूरे प्रमोदय परिवार की तरफ से स्वागत करें, अभिनंदन करें। पर जो तालियां सभी के लिए। भारतीय परंपरा के अनुसार आज सर के माथे पर एक सुंदर पगड़ी सजी है। सभी साथी आ जाएं। जो केवल वस्त्र नहीं बल्कि सम्मान, गौरव और मर्यादा का प्रतीक है। यह हमारी भारतीय परंपरा का एक अभिन्न अंग है। फीमेल स्टाफ मेंबर से मेरा अनुरोध है कि कृपया वो मंच पर आ जाएं और सर की मिसेस को भी माला पहनाकर उनका भी स्वागत करें, अभिनंदन करें। सभी साथियों से अनुरोध है, सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि कृपया वो मंच पर आए और श्री बाबूराम जी के को विदाई देने का। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगी सर के बारे में। सर का जन्म 5 जुलाई 1965 गांव गेजा, मेरठ, उत्तर प्रदेश में हुआ। सर की माता जी का नाम स्वर्गीय चैतो देवी जी और पिता स्वर्गीय श्री कालू सिंह जी था। सर ने 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में ही की। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन गाजियाबाद से की। सर ने बीएड सहारनपुर से की और अपनी नवोदय से की शुरुआत। अपनी शिक्षक यात्रा लेह में 1 दिसंबर
जानने को और 21 वर्ष लगातार सेवाएं देने के बाद सर हमारे विद्यालय में यानी जेएमवी मौली पंचकुला में 8 अगस्त 2016 यानी पिछले 9 वर्षों से लगातार सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर आपकी प्रतिभा, आपके परिश्रम और आपके समर्पण के लिए एक बार जोरदार तालियां बनाते हुए हम आपका धन्यवाद करते हैं। यानी कि टोटल सर ने आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षक श्री बाबूराम जी, प्राचार्य महोदय, मंचासीन सभी परिवारजन और रिश्तेदार, सभी का इस सभागार में अभिनंदन है। श्री बाबूराम जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। मेरे तो ये हमजोली थे, 9 वर्ष का साथ रहा इनके साथ। हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे, अपनी बात साझा करते थे। जब बाबूराम जी यहाँ आए थे उसी वर्ष मैं भी यहाँ आया था, इनसे 1 महीने पहले। मैं बीमार पड़ा और बाबूराम जी को जैसे ही पता चला, बाबूराम जी अपनी गाड़ी लेकर पंचकुला पहुँचे, मुझे लेकर आए। समय समय पर जब भी जरूरत पड़ी बाबूराम जी ढाल की तरह मेरे साथ रहते थे, अपने विचार साझा करते थे। इनका सौम्य व्यवहार सदा मेरे साथ रहा। बाबूराम जी मैं केवल शैक्षणिक कार्य से केवल अलविदा जरूर कहूँगा, लेकिन मैं अलविदा इस रूप में नहीं कहूँगा कि नवोदय विद्यालय समिति में आपकी सेवाएं बरकरार रहेगी। हम सब जहाँ कहीं भी हमें आवश्यकता होगी वहाँ जरूर हम आपको याद करेंगे। भोर गमगीन होकर खबर लाई है, दिन भी बेचैन है, धूप घबराई। दिन भी बेचैन है, धूप घबराई है। आपको हम फेयरवेल दे दें मगर, आपको हम फेयरवेल दे दें मगर, दिल सुबकने लगा, आंख भराई है, आंख भराई। आपका साथ धूप में छांव है, आपका साथ समंदर में नाव है। आपका साथ अंधकार में प्रकाश है, कर रहे हैं आज आपको विदा, पर दिलों में आपका ही नाम है, पर दिलों में आपका ही नाम है। हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर फूल बाग में लगाए नहीं जाते, हर लोग महफिल में बुलाए नहीं जाते। कई तो पास होकर भी याद नहीं आते, कुछ दूर होकर भी भुलाए नहीं जाते, कुछ दूर होकर भी भुलाए नहीं जाते। आपसे पहले भी कई आए, कई आपके बाद भी आएंगे, पर सच बोलते हैं खुदा की कसम, आप हमें सबसे ज्यादा याद आएंगे, आप हमें सबसे ज्यादा याद आएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाबूराम सर, उनके परिवार के सदस्यों और नवोदय विद्यालय परिवार के सदस्यों, सभी को सुप्रभात। बाबूराम सर के बारे में मैं पहले उनकी टीचिंग के बारे में बात करना चाहूँगा। बच्चों से उनकी टीचिंग के बारे में काफ़ी तारीफ सुनी है, लेकिन मैंने खुद भी 2 साल पहले बाबूराम सर से एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक पढ़ा था, हिंदी का समास। तो उनसे पढ़ने के बाद मैं 2 या 3 एग्जाम मैंने दिए और मुझे लगता है मेरा समास का क्वेश्चन जो है वो हर बार सही रहा है। ठीक है, तो बच्चों की बजाय मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। उसके बाद मेरे पड़ोसी भी रहे हैं, बहुत बार इनको बच्चों के साथ डील करते हुए देखता हूँ। तो जैसे कि अभी किसी ने कहा कि ये बच्चों के लिए एज ए काउंसलर उनके साथ डील करते थे, तो बहुत बार मैंने देखा छोटे बच्चों की बहुत सारी समस्या छोटी छोटी बातों को लेके आते हैं। तो बाबूराम सर पहले कुछ देर तक तो बहुत शांत स्वभाव से सभी बच्चों की बात सुनते थे और सभी से सारी बातें निकलवा लेते थे, प्यार प्यार से, बहुत शांत स्वभाव से सुनेंगे। जब एक बार सुन लिया, उनको प्यार से सब कुछ निकाल लिया, उसके बाद तो मैं ही जानता हूँ कि बाबूराम सर के बच्चों के साथ कैसे ये करते हैं। आदरणीय
बाबूराम सर, आज के हमारे मुख्य अतिथि, प्राचार्य महोदय, बाबूराम सर की धर्मपत्नी और समस्त परिवार, आप सभी का एक बार फिर से इस सभा में स्वागत है। बाबूराम सर का और मेरा साथ 2019 से है, लेकिन जैसा मैम ने कहा कि सर जब हमारे साथ थे तो ये हमारे यंगेस्ट सीनियर मोस्ट, ये सर का हो रहता था स्टाइल। जब मैं देख रही हूँ, कभी मैं सुबह निकली, मोडी का टाइम है या कोई है, सर वॉकिंग के लिए अपने जा रहे हैं, रेगुलरली सर एकदम एक्टिव रहते थे, ऊर्जावान जिसको कहते हैं। शाम को भी सर अपना दूध देने जा रहे हैं या वॉकिंग के लिए जा रहे हैं। तो जो सर का ये वाला व्यक्तित्व था वो काफ़ी प्रभावित करने वाला था कि सर को कभी मैंने ऐसे नहीं देखा कि नहीं भाई आज मैं थोड़ा सा थका हूँ या मेरे से काम नहीं हो रहा, चाहे वो क्लास में हो, चाहे वो बाहर फील्ड में हो कहीं पे। और ये बात तो फैक्ट है कि जो जूनियर हाउस सर के साथ इतने दिन तक जुड़ा रहा, तो पता ही नहीं लगता था कि कब वो छोटे से बड़े हो गए। सर के पास वो जाते थे और सर उनको अपना एकदम कंफर्टेबल वे में हैंडल कर लेते थे, और बच्चे जो है धीरे धीरे उनके अंदर वो जो सारे गुण होने चाहिए एक सदन में अच्छे बच्चे के रहने के, वो धीरे धीरे विकसित हो जाते थे। तो न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मगर दिल टूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी, ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम। ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम। ये सब अंदाज मिलकर दो जहां को लूट जाएंगे। झटको जुल्फ से पानी की मोती फूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी। तो ये पूजा मैम और मंजीत मैम, संगीता मैम, आप लोग भी आ जाइए प्लीज। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आगे जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आगे जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। एक दिन मिट जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन मिट जाएगा माटी के मोर, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल।
हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। ताकि आने की खुशी में ढोल पहले ही शुरू हो गए हैं। एनवायरमेंट हम श्रद्धेय आचार्य जी, मेरे सभी विद्वान साथियों और परिवार के सभी सदस्य, आप सभी का मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कभी हम किस्सा कहा करते थे, आज खुद किस्सा हो गया। आप लोगों ने मेरे सम्मान में इतना कुछ बोला, मुझे खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा कि क्या ये मेरे अंदर गुण थे या नहीं थे, लेकिन ये आप ही का प्यार था। इतना लंबा समय आपके बीच में रह के हंसी खुशी मैं बिता पाया। बात कर लें समिति के सफर की, तो नवोदय विद्यालय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि स्कूल खुले ही थे 1985 दिसंबर 1985 को, और सही मायने में शुरुआत हुई थी 1986 में। पहले दो विद्यालय लेह और अमरावती जो मॉडल स्कूल के नाम से खुले थे, बाद में इनका नाम चेंज हुआ जवाहर नवोदय विद्यालय। वैकेंसियां निकली, फॉर्म भर दिया। पहले इंटरव्यू द्वारा ही सिलेक्शन होता था, चंडीगढ़ में इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हो गया और पोस्टिंग मिली लेह लद्दाख। लेह लद्दाख कैसे जाया जाए इसकी जानकारी नहीं थी। किसी ने बताया कि भाई जम्मू श्रीनगर और श्रीनगर से होते हुए कारगिल और फिर लेह जाइए। तो मैं 21 नवंबर को लेह के लिए पहले जम्मू तक बाई ट्रेन, जम्मू से फिर जब श्रीनगर के लिए बस में बैठा तो एक आदमी से ऐसी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो, फौज में हो? मैं कहा नहीं, मैं एक टीचर हूं, पढ़ने जा रहा हूं। कहाँ? लेह। उन्होंने कहा लेह का तो रास्ता बंद हो गया। लेह का रास्ता तो सितंबर में बंद हो जाता है, 15 सितंबर तक। आपको पता नहीं? मतलब मुझे तो नहीं पता, अब बीच में कैसे उतरूं? और उस समय श्रीनगर काफी डिस्टर्ब था, 92 में बहुत डिस्टर्ब था। खैर मैं उतरा, लेकिन वहां के जो बासिंदे थे उनका तो काम चौपट था आतंकवाद की तरह। तो बोट हाउस वाले जो थे वो वहां घूमते रहते हैं। जैसे उतरा भाई, उन्होंने देखा कोई बाहर का ही बंदा है, उन्होंने पकड़ लिया, चलिए हमारे यहाँ रुकिए। वहां मैं रुका तो मुझे डर भी था अंदर से, लेकिन सामने ही बीएसएफ वाले थे। मैं सामान रख के दौड़ के उनके पास में कि भाई कोई खतरा तो नहीं है? उन्होंने कहा सर आप निश्चिंत रहिए, ये बहुत अच्छे आदमी है, अगर कोई भी आपको ऐसा लगे तो बस एक आवाज दे देना, हम बिल्कुल सामने हैं। मैं निश्चित हो गया, पर रात कैसे काटी मैं जानता हूं। सुबह हुई, मैंने कहा भाई मुझे जो ना आप बस स्टैंड पे छोड़ो, मैं तो वापस जाऊंगा।
उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको जीप करा देंगे, टैक्सी करा देंगे, टैक्सियां जाती हैं। मगर जाना ही नहीं है। तो मैं वापस आ गया तो सब बड़े आश्चर्यचकित कि मैं वापस कैसे आ गया, मगर रास्ता ही नहीं जाने का, मैं कहाँ जाऊंगा उधर, वहां तो बाइयर जाना पड़ेगा। कहा तो फिर क्या हुआ? घर वालों ने कहा कि बाइयर जाओ। तो मैं और मेरे दोस्त हम टिकट के लिए गए। तो पहली बार, क्योंकि हम तो हवाई जहाज के बारे में सोच ही नहीं सकते थे, तो सफदरजंग एयरपोर्ट पे इसका ऑफिस था, इंडियन एयरलाइंस का। वहां पे गए, उन्होंने कहा कि भाई 1 तारीख को है फ्लाइट, और जो ज्वाइनिंग टाइम था वो था 30 नवंबर। मगर चलो ले लेते हैं। तो उस समय टिकट था 1120 रुपए का दिल्ली से। अब सब बड़े उत्सुक, भाई हवाई जहाज में जाएंगे। अब तो किसी ने पास से भी नहीं देखा था, ऊपर उड़ता था तो जैसे आज बच्चे देखते हैं हम भी देखते थे। तो सारे घर वाले रिलेटिव छोड़ने के लिए बड़ी 2-3 ऑटो में गए। तो उस समय 10 रुपए टिकट लगता था अंदर जाने का। जिसको नहीं जाना एयरपोर्ट पे अंदर जा सकता था जब तक कोई खतरा नहीं। जैसे ही अंदर गए तो एक हमारे पड़ोसी थे, वो दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर थे, उनकी ड्यूटी लगी हुई थी। उन्होंने हमारी भाभी को देख लिया, अर्गली नाम था। उन्होंने कहा अर्गली को यहाँ कैसे, कि बाबू जो है ना वहाँ ले जा रहे हैं ड्यूटी पे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो मेरे पास आए, बोर्डिंग पास दिलवाया, सामान रखवाया कि अब तू यहीं पे बैठ, मैं इनको हवाई जहाज दिखा के लाऊं। वो वहां तक लेके गए, फिर कि चल जिनके बीच में तुझे रहना है ना उनसे मिलवा देता हूँ। और वो सारे लद्दाखी लाल लाल मुंह के, उनकी भाषा समझ में ना आया, तिब्बती भाषा लद्दाखी भाषा थी। इनके बीच में कैसे रहा जाए। खैर वो मुझे फ्लाइट तक छोड़ के आए। अब फ्लाइट का भी एक किस्सा है। अब एयर होस्टेस आई, पहले तो टॉफी लेके आई। मैंने दिमाग में लगाया कि मगर कम से कम टॉफी जो है, कोई बात नहीं, चलो ये 2 टॉफी ले लेते हैं, ज्यादा ज्यादा 50 रुपए की होगी। मैंने ले ली, मैं बेरोजगार आदमी थे। उसके बाद में वो ब्रेकफास्ट लेके आई। उन्होंने कहा टीवी और ब्रेकफास्ट। मैंने कहा नहीं, मुझे पैसे देने पड़ेंगे। दिमाग में ये था कि कम से कम 250-300 रुपए, 1120 का तो टिकट हो गया। उन्होंने बार बार पूछा, मैंने कहा नो नो नो। तो खैर फिर एक बंदा वहीं मेरे सीट के बराबर में बैठा था, वो नीचे का ही था। उसने कहा कि अच्छे आदमी है, माहौल लद्दाख का ठीक है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बाहर जैसे आप एयरपोर्ट से निकलोगे टैक्सी मिलेगी, 50 रुपए लेती है और आपको स्कूल छोड़ाएगी। मैंने कहा भाई चलो ये तो ठीक है। बाहर निकले, उसने बाकी 85 रुपए मांगे। अब जब हम इंटरव्यू देने आए थे यहाँ चंडीगढ़, तो वहाँ फोटो लगे हुए थे, तो बड़े अच्छे फोटो दिखाई दे रहे थे। तो एक कल्पना थी भाई नया स्कूल है, गेट बना होगा, गेट कीपर होगा, सम्मान होगा। लेकिन वो स्कूल ऐसी प्राइवेट बिल्डिंग में चल रहा था। एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ था, सारा एकदम चारों तरफ से खुला था। टैक्सी उसने वहां रोक दी, सब उतरिए। मैं कहाँ उतरिए? मुझे यही तो नवोदय विद्यालय है। कहा रे, तो तभी हमारे प्रिंसिपल सर थे सीएम शर्मा जी, वो आए दौड़े दौड़े, भाई मोस्ट वेलकम, थैंक यू सर, कि ब्रेकफास्ट तो करके आए होंगे। मगर नहीं सर, क्यों? मगर सर मैंने तो किया नहीं। तो पहले करो ब्रेकफास्ट। और दिसंबर का महीना, गर्म कपड़े तो मैं लेके गया था, लेकिन इनर क्या होता है मैं नहीं जानता। अब पीजीटी फिजिक्स थे एमए अली सर, उनके पास ठहराया गया। बुखारी जली हुई थी, वहाँ थोड़ी सी राहत मिली। उन्होंने पूछा इनर लाए हो, इनर पहना है? बताइए क्या होता है? अच्छा क्या होता है, चलो मार्केट लेके गए। पहले इनर खरीदवाया, फिर अगले दिन 2-3 दिन बाद जो है मैंने स्वेटर धोया, धूप निकली थी, फैला दिया।
थोड़ी देर में पानी जो ना जैसे मक्का की गुल्ली होती है टपकते टपकते ऐसे जम गए। मगर ये क्या, तो मैंने कहा भाई नौकरी नहीं करनी है, मेरे बस की नहीं। जैसे हम देखते हैं ना छोटे बच्चे आते हैं रोते हैं, तो मैं कहा भाई मेरी तो टिकट वापस कराओ, घर जाना है। तो सभी नीचे से ही थे, उन्होंने मुझे अपनी सांत्वना दी कि हम भी आके ऐसे ही दुखी हुए थे, कोई बात नहीं टिक जाओ। आज उन्हीं की बदौलत है कि ये इस मुकाम तक पहुंचे, आज ये दिन देखा। और 3 वर्ष, लगभग 3 वर्ष वहां पे काटे। इसके बाद में आ गए झज्जर, पहले रोहतक का स्कूल था, झज्जर डिस्ट्रिक्ट बाद में बना। तो स्कूल बहुत डिस्टर्ब था, झज्जर के बच्चे हेडक्वार्टर तक पहुंच गए, तो उसकी भी कोई जानकारी नहीं थी। आए, मगर चलो देखते। तो उस समय क्वार्टर्स की बड़ी परेशानी थी, तो शेयरिंग में रहना पड़ता था। 10-15 दिन तक तो जो है क्वार्टर नहीं मिला, मिसिस को मैं साथ लेके गया था। तीसरे दिन इन्हें घर छोड़ा, बड़ा मुश्किल है भाई। एक बच्चों के बीच में एक कमरा था, वो डिस्पेंसरी होती थी वहाँ पे, वो दे दिया गया था। मगर यहाँ तो रहना बड़ा मुश्किल है। फिर स्टोर कीपर थे सतीश जी, जो आज ओएस है पलवल में। उन्होंने कहा देख, जिस कमरे में मैं रह रहा हूँ ना, वो कमरा मैं तुझे दे दूँ, मैं तो कहीं भी रह लूंगा या घर से कर लूंगा ड्यूटी, मेरी कोई दिक्कत नहीं। शामला के थे वो, फिर तो अपना सामान लिया और बच्चों को लेके आए। तब बच्चों को लेके आए, तो जो उस क्वार्टर में दूसरे साथी थे, पीटी थे सुनील कुमार जी, वो भी दिल्ली के थे और मेरे पड़ोसी थे। फिर ऐसी दोस्ती हुई कि आज भी वो दोस्ती, वो भाईचारा, दोस्ती कम भाई ज्यादा है। जो उनकी मिसेज थी वो साकेत की थी, और हमारी जो मिसेज है मुनीर का की, ये भी सभी बहन जैसी हो गई। बहुत अच्छा टाइम कटा। तो लेह में जो टाइम कटा, जो समय बीता, वो आपसी सहयोग से, स्टाफ नीचे का था ये मान लीजिए, सभी एक साथ रहते थे। सिर्फ उपाध्याय जी थे पीजीटी इकोनॉमिक्स, वो अपनी फैमिली को लेके गए थे। और माहौल ऐसा था कि कभी भी कहे कि भाभी जी चाय पीनी है कि सर आइए, और वो भी जो है हमारे क्वार्टर पे आ जाते थे। 3-3 रहते थे एक छोटे से क्वार्टर में, वहां 3-3 थे। वो भी समय हम लोगों ने काटा। झज्जर में आए, स्टार्टिंग में तो लगा यार यहाँ तो कोई बात ही नहीं करता। फिर ऐसा हुआ कि झज्जर जैसा माहौल मिलना मुश्किल, ढूंढे नहीं मिल सकते। वहां किसी के यहां कोई भी प्रोग्राम हो, बच्चे का बर्थडे हो या किसी की शादी की सालगिरह हो या कोई भी प्रोग्राम हो, पूरा स्टाफ इनवाइट होता था, पूरा। कोई भी प्रोग्राम हो, किसी जो एक सामाजिकता होती है वो होती है। जब मैंने ज्वाइन किया तो प्रिंसिपल सर थे एसके विटलर, वो केवी से आए थे, डेपुटेशन पे थे। तो उनकी शादी की सालगिरह थी, भैया तो निकाल दिया भाई, पर वो सभी स्टाफ जो है उसमें आएंगे। मगर यार परिवार को तो कहा ही नहीं, हम मिसिज को लेके नहीं गए, ना हम लेके गए ना हम जो सुनील जी थे लेके गए। उन्होंने कह दिया कि बिना मिसिज के एंट्री नहीं है, भागो, पहले मिसिज को लेके आओ फिर एंट्री हो गया। तो प्रिंसिपल सर भी जो है हर साल 2 पार्टी तोड़ के यहाँ होते थे, फुल स्टाफ। और स्टाफ के यहाँ कोई प्रोग्राम है तो सभी प्रिंसिपल सर सबसे आगे, सबसे। तो ये जो सहयोग था, इसके अलावा जब भी कोई प्रोग्राम होता था, जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त प्रोग्राम समाप्त किया तो पूरा स्टाफ एक साथ
व शिक्षक साथियों, सभी को नमस्कार। एक पावन अवसर पर आज हम सब एकत्रित हुए हैं। निसंदेह शायद चौथा ओकेजन है जिसके गवाह मैं यहां पर बन रहा हूं। सेवा पे जब आदमी आता है तब वो कैलकुलेट करता है अपनी लाइफ के हिसाब से कि मेरी रिटायरमेंट कब है, और हर मन के अंदर ये होता है कि बहुत लंबा समय है, लेकिन ये लंबा समय कब छोटा हो जाता है पता ही नहीं चलता। 32 साल एक छोटा समय नहीं। 32 साल तक एक आदमी नवोदय जैसे इंस्टीट्यूशन के अंदर एक पद पर रहते हुए, जिसमें टीचिंग के साथ साथ बच्चों की सुरक्षा संरक्षा साथ में जुड़ी हुई है, सदन के दायित्व जुड़े हुए हैं, एक निष्ठापूर्वक अपना कार्य करते हुए निष्कलंक इस सेवा अवधि को जब पूरा कर लेता है तो वास्तव में 60 साल की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्ति का जो आनंद है ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और शायद इस आनंद को बाबूराम जी आज अनुभव भी कर रहे होंगे कि बेदाग छवि के साथ उन्होंने ये 32 साल पूरे किए। साथियों, हमारा जो सामाजिक ताना बाना है बड़ा अच्छा सिस्टम है। पढ़ाई लिखाई कीजिए, काबिलियत हासिल कीजिए, और जब काबिल हो जाते हैं तो कोई ना कोई सेवा का पद, बिजनेस, प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी इस ताने बाने का हिस्सा है। और एक अच्छी व्यवस्था है कम से कम सेवा वाले लोगों के लिए कि एक आयु निश्चित है कि भाई इस आयु तक आप काम कीजिए, उसके बाद निश्चिंत होकर अपनी जो सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक जीवन है, उसका निष्ठा के साथ निर्वाह करिए, सम्मान के साथ जिए। साथ ही बाबूराम जी के साले साहब ने जिक्र किया है कि अगर पेंशन का प्रोविजन जुड़ जाता है तो ये जो आनंद है इसका कोई और छोर नहीं रहता। कल्पना करके देखिए कि अगर आज के बाद पेंशन साथ में जुड़ी होती तो जो बुढ़ापे का आनंद है, जब तक आदमी अपनी जिंदगी जिए, ये 4 गुना हो जाता है। लेकिन हम एक ऐसे इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, सबने कहा है कि आप रिप्रेजेंट करिए। सर, बहुत सारे मंचों पर रिप्रेजेंटेशन हुआ है, कोर्ट तक भी मामले गए हैं, लेकिन हर जगह पर नाकामी ही हासिल हुई है। लेकिन नवोदय विद्यालय समिति के एम्प्लॉई निराश नहीं है, थके नहीं है, प्रयास जारी है, हर मंच से जारी है। ये देखना बाकी है कि उसका रिजल्ट क्या होने वाला। बात करें बाबूराम जी की, साथियों ने बहुत कुछ कहा है विषय को लेकर, विषय विशेषज्ञता को लेकर, और उस विषय को बच्चों के बीच में डिलीवरी को लेकर। मेरे ख्याल में मुझे तो संशय नहीं है और शायद मेरे साथियों को भी संशय नहीं होगा, और मेरे बच्चों को तो बल्कि फक्र है, वो गर्व से कहते हैं कि हम बाबूराम जी से पढ़े हुए हैं। इन 32 सालों में 32 बैच आपने निकाले हैं, पास आउट हुए हैं, और अनडाउटली वो बच्चे कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी हासिल कर चुके होंगे, और कईयों से मुलाकात आपकी होती होगी, और जब भी मिलते होंगे एक्सपीरियंस शेयर करते होंगे। और वो जो एक्सपीरियंस शेयर करते समय वो अपने जीवन के अंदर आपका जो अंश है, ज्ञान का अंश, उसके बारे में जब बात करते हैं, शायद उससे बड़ी खुशी कहीं नहीं मिल सकती। एक शिक्षक के नाते शिक्षक की सबसे बड़ी प्राप्ति ये होती है
कि जब उसके बच्चे कामयाब होकर वापस लौटते हैं और वो बताते हैं कि सर मैं फलां स्कूल का हूं, आपने हमें इस सेशन में पढ़ाया था, तो इससे बड़ी खुशी मेरे ख्याल में किसी भी कम्युनिटी के पास ऐसा गर्व हासिल करने का मौका नहीं हो सकता। वो कम्युनिटी केवल एक शिक्षक कम्युनिटी है और हम सब इसका पार्ट हैं। और बाबूराम जी ने पूरी निष्ठा के साथ अपना ज्ञान जो है वो बच्चों में आरोपित किया है और एक सदनाध्यक्ष के नाते बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल भी रखा है। और सबसे अच्छी बात आपकी जो मुझे लगती है आपकी स्पष्टवादिता। एक बार इत्तिफाकन मैंने इनको क्लास टीचर बना दिया और हाउस मास्टर भी ये पैरलर थी। मेरे पास आकर बैठी, सर हाउस मास्टरशिप हटाओ ना हटाओ, ये क्लास टीचरशिप से मुझे जरूर हटा दो। क्यों हटा दो जी? सर रिजल्ट बनाना पड़ता है, कंप्यूटर में हाथ तंग है, तो रिक्वेस्ट है प्लीज मेरी लिए, इसमें तो आपको हटाना पड़ेगा। वो मुझे लगा कि हाँ ये एक जो बालपन की जिद है एक वरिष्ठ शिक्षक के अंदर, ये जब वो अपने हेड से इस ढंग से कह पा रहे हैं तो उसमें एक अपनापन नजर भी आता है। और मैंने इनको आश्वासन भी दिया था कि आप भाई कुछ दिन करिए, उसके बाद हम आपको चेंज कर देंगे। वो हुआ भी ऐसा ही, वो चेंज भी हुआ। लेकिन मुझे वो बात इनकी अच्छी लगी, बिल्कुल इन्होंने बोला सर आपको ये तो करना पड़ेगा। वो सब मुझे आज भी अच्छी तरह याद है और मुझे इस बात का बुरा भी नहीं लगा कि आपको करना पड़ेगा, कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हक से कह रहे थे। अपनी चीज इन्होंने स्पष्टता के साथ रख दी थी और ये स्पष्टवादिता बहुत कम देखने को मिलती, क्योंकि स्पष्टता के साथ बात कह देने में जो आनंद होता है ना, उसे आदमी को बार बार फिर समझाना नहीं पड़ता दूसरे। और निश्चय रूप से बाबूराम जी एक सफल शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्ति ले रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अभी थोड़े से लंबे चल सकते हैं। समिति की तरफ से भी प्रोविजन आया है 4-5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट पे आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं अगर आप चाहें, अगर आपका परिवार इसकी इजाजत दे। कई बार परिवार भी बीच में बाधा आ जाता है कि बहुत हो गया, अब कम से कम शांति के साथ हमारे साथ रहिए, जीवन गुजारिए। अगर परिवार अलाउ करता है तो समिति में बाबूराम जी आगे 5 साल के लिए फिर से तैयार रहिए, रास्ता अवरुद्ध नहीं है, आगे चलता रहे। साथ ही अब तक दायित्व, क्योंकि जिस संस्था से जुड़े हुए थे उस संस्था का था, अब आगे का दायित्व तो परिवार का बन जाता है। मैडम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 32 साल इन्होंने समिति की सेवा की है, अब आपको सेवा का अवसर मिल रहा है, अब आपने इनकी सेवा करनी है। ये खुद तंदुरुस्त है तो इनकी तंदुरुस्ती बरकरार रहे, तो ये दायित्व तो अब आपके ऊपर है। आगे बच्चों की मैरिज का है, बहुत सारे सामाजिक दायित्व सर के साथ जुड़े हुए हैं। हम सबकी शुभकामनाएं बाबूराम जी को हैं कि जिस बखूबी आपने अपना सेवा का दायित्व निभाया है, उसी बखूबी से आप पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए सोसाइटी के हित में, समाज के उत्थान में भी अपना योगदान देंगे और अपने परिवार को आगे बढ़ाने में और पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए आगे का जीवन आप स्वस्थता के साथ, कुशलता के साथ, निरोग्यता के साथ, आरोग्यता के साथ बिताएं। तो आगे आगामी भविष्य के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सुखी रहें, तंदुरुस्त रहें, खुशहाल रहें, जहां भी रहें, मौज मस्ती में रहें।